वेलकम दोस्तों। नॉर्सेट एग्जाम में बस कुछ ही दिन का टाइम रह गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज करने होंगे। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पेरेंटल न्यूट्रिशन, जहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम देखेंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसे कब यूज करते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है। हमारे सामने एक वर्ड है पर एंटरल न्यूट्रिशन। जीआई ट्रैक्ट को बाईपास कर पेशेंट को न्यूट्रिशन देना। न्यूट्रिशन टू पेशेंट बाईपासिंग जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम क्या देते हैं? न्यूट्रिशन में हम देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 5% से लेके 50% तक की कंसंट्रेशन में पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर दिया जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके 1 ग्राम में 3.4 कैलोरी होती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे दिया गया जो हम किसी पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं और उसको फर्ज कीजिए एग्जांपल के लिए 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है बाय पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो टोटल एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट कितना देगा पेशेंट को, ये एग्जाम में पहले पूछा गया है। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है पेरेंटल न्यूट्रिशन के द्वारा प्रोवाइड की गई एनर्जी का 60 to 70% एनर्जी नीड फुलफिल करता है। ठीक है, फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन का कंसंट्रेशन यूज किया जाता है 3.5 to 20%। 3.5 to 20% ये अमाइनो एसिड के फॉर्म में दिया जाता है पेशेंट को। टोटल एनर्जी नीड का 15 to 20% प्रोटीन कंक्लूड करता है। लास्ट में आता है फैट। फैट दिया जाता है फैट इमल्शन की फॉर्म में। इसका भी कंसंट्रेशन 10%, 20% या 30% होता है। फैट के 10% के कंसंट्रेशन के पर एमएल में 1 कैलोरी होती है। 1 कैलोरी पर एमएल एनर्जी होती है। अगर यही 20% यूज किया जाता है तो 2 कैलोरी पर एमएल एनर्जी होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन और ट्रेस एलिमेंट्स होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फ्लूइड। पूरा पेरेंटल न्यूट्रिशन वाटर बेस्ड होता है। इसका मेन कंपोनेंट है पेरेंटल न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो हमने बात की कि पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, फ्लूइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। पेरेंटल न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। पहला टाइप है पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन और दूसरा टाइप है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन, किसी पेशेंट को पार्शली अगर पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पेरिफेरल वेन से देना है, तो पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके कंसंट्रेशन होता है 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जहां तक है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सेंट्रल वेन से दिया जाता है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है पेशेंट की कैलोरी इनटेक का। ठीक है, ये दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, जबकि पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होता था वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता था। इसका कंसंट्रेशन होता है 1600 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, हमने देखा पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड्स। मेन कंपार्टमेंट फ्लूइड होता है वाटर। इसके टाइप पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो ये है आपके सामने पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग। ये जो टीपीएन बैग है ये एक्चुअल में टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग है। ये जो टीपीएन का बैग है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। क्लियरली देखिएगा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता था। ये इसका पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये इसका तीसरा पार्ट है। अब हम इसको क्लोजली देखते हैं इसमें होता क्या है। ये 3 चैम्बर का बैग है जिसके अंदर ग्लूकोज सॉल्यूशन 42% है। इसमें अमीनो एसिड भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है और लिपिड इमल्शन है। और टोटल ये 1970 ml का बैग है। टोटल एनर्जी जो प्रोवाइड कराएगा वो 2200 किलो कैलोरी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है अमाइनो एसिड सॉल्यूशन विथ इलेक्ट्रोलाइट्स। अमाइनो एसिड है, इसमें कौन से अमाइनो एसिड दिए गए हैं वो यहाँ पे लिखा है। ग्लूकोज 42% यूज किया गया है, लिपिड इमल्शन यूज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ये 2200 किलो कैलोरी का है और इसकी कंसंट्रेशन भी दी गई है 1800 मिली ऑस्मोल है, यहाँ पे लिखी गई है। और इस बैग को कभी भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अबोव रखना नहीं है और इसे फ्रीज नहीं करना है। ठीक है, ये जो बैग होता है ये 3 कंपार्टमेंट में आता है। जब इसे यूज करना होता है, ये जो इन कंपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइडेशन एरिया होता है इनको हम सेपरेट करते हैं। जब ये सेपरेट करते हैं तो ये तीनों चीजें जो होती है वो मिक्स हो जाती है और ये मिक्स होने के बाद में कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये पहला कंपार्टमेंट था, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, ये तीसरा कंपार्टमेंट है। जब इन तीनों को मिक्स किया गया तो ये पूरा सॉल्यूशन पूरा व्हाइट कलर का हो गया। क्यों हो गया? ऑब्वियस सी बात है, फैट की वजह से। ठीक है, तो ये आपका टीपीएन बैग है। इस टीपीएन बैग के अंदर हम एडिशनली
मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। प्रैक्टिकल कंडीशन में हम मल्टीविटामिन भी ऐड करते हैं, सैलिसिल भी ऐड करते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन कब दिया जाता है। दो तरह की कंडीशन होगी जिसमें पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। फर्स्ट कंडीशन है जीआई ट्रैक्ट अगर नॉन फंक्शनिंग हो और या फिर इनएडिक्वेट ओरल इंटेक हो। तो कौन कौन सी कंडीशन में जीआई ट्रैक्ट नॉन फंक्शनिंग होगा? पहली आती है सीवियर पैनक्रेटाइटिस, दूसरी आती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तीसरी आती है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, चौथी आती है सीवियर डायरिया या मॉल एब्जॉर्प्शन, पांचवा कंडीशन आता है क्रॉन्स डिजीज, छठा कंडीशन आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर सबसे लास्ट में अगर कोई पोस्ट मेजर एब्डोमिनल सर्जरी की गई हो, इसोफेजियल कोई सर्जरी की गई हो, स्टमक की कोई सर्जरी की गई हो, उस कंडीशन के अंदर जीआई ट्रैक्ट अगर नॉन फंक्शनिंग है या फिर यूज नहीं किया जा सकता है तो हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, फिर एक आता है इनएडिक्वेट ओरल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है जहाँ ओरल इंटेक इनएडिक्वेट होगा? वो है सीवियर बर्न। सीवियर बर्न की कंडीशन में ओरल इंटेक प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सीवियर किसी को ट्रॉमा रहा हो, फेशियल इंजरीज रही हो, सेप्सिस का पेशेंट हो, एडिक्वेट इंटेक नहीं ले पाएगा। प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियस पेशेंट हो, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो, साइकेट्रिक इलनेस हो, तो ये कुछ कंडीशन है जहाँ पे एक पेशेंट जो है उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन क्यों दिया जाता है, भाई देने का रीजन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब मैंने बोला पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन बैलेंस इज इक्वल्स टू नाइट्रोजन इनटेक माइनस नाइट्रोजन लॉस। मतलब नाइट्रोजन इनटेक मतलब प्रोटीन इनटेक किस फॉर्म में? अमाइनो एसिड की फॉर्म में हम पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू देते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू देते हैं। और नाइट्रोजन लॉस यूरिन और फीकल मटेरियल के थ्रू होता है। ठीक है, हमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना है इसलिए हमें पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, दूसरा है कैटाबॉलिज्म प्रिवेंट करने के लिए। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है अगर पेशेंट की बॉडी स्टारवेशन की कंडीशन में होगी तो बॉडी खुद का मसल प्रोटीन कैटाबोलाइज करेगी और मसल वास्टिंग हो जाएगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम न्यूट्रिशन देते हैं। नेक्स्ट, डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए भी हम देते हैं। और टू करेक्ट एंड मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कोई फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है जब स्टारवेशन की कंडीशन में, तो उसे करेक्ट करने के लिए भी हमें देना होता है। इसके अलावा इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए भी पेरेंटल न्यूट्रिशन देना होता है और वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए भी देना होता है। बहुत सारे रीजन है लेकिन ये 4 मेन कारण है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पेरेंटल न्यूट्रिशन हम देते किससे। पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होता है 2 रूट से दिया जाता है। फर्स्ट रूट है पेरिफेरल वेन के थ्रू और सेकंड रूट है सेंट्रल लाइन के थ्रू। पेरिफेरल वेन में हम पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, जो मैंने पहले बताया था, जो इसका पहला टाइप है। ठीक है, पार्शियल पेरिफेरल न्यूट्रिशन देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब है 2 वीक्स, 1 to 2 वीक्स के लिए दिया जाता है। और पेरिफेरल वेनस कैथेटर यूज किया जाता है जहाँ पे ब्रेकियल और सिफेलिक वेन को एक्सेस किया जाता है। पेरिफेरल वेन के अंदर आप याद रखिएगा पिक लाइन को भी यूज किया जा सकता है। पिक लाइन पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ठीक है, सेंट्रल लाइन कहाँ यूज की जाती है? सेंट्रल लाइन हम गैस कर सकते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर यूज की जाती है। ये लॉन्ग टर्म में दिया जाता है, मोर देन 2 वीक्स और मंथ्स अगर किसी पेशेंट को न्यूट्रिशन चाहिए। सेंट्रल वेनस एक्सेस यहाँ पे लिया जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलार वेन, सबक्लेवियन वेन को यूज किया जाता है। पिक लाइन यहाँ पे भी यूज की जाती है। नेक्स्ट है टनल कैथेटर। टनल कैथेटर के अंदर क्या होता है? हम सर्जिकली कैथेटर को अंडर द स्किन इम्प्लांट करते हैं और सेंट्रल वेनस लाइन एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लांटेड पोड। इम्प्लांटेड पोड एक स्मॉल डिवाइस होता है, इसको अंडर द स्किन प्लेस किया जाता है और इसे कैथेटर से कनेक्ट किया जाता है जो कि सेंट्रल वेनस लाइन को एक्सेस करता है। ठीक है, ये सब टीपीएन के अंदर यूज किए जाते हैं। तो हमने देखा टीपीएन हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। जैसे कि थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किया था मैंने, पेरेंटल न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है, और दूसरा टाइप होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन जब पेशेंट का कैलोरी इंटेक इनएडिक्वेट हो, वो ले रहा है लेकिन वो इनएडिक्वेट है। ठीक है, यहाँ पे पेरिफेरल लाइन एक्सेस होती है, जैसे पहले मैंने बताया, बेसिकली सिफेलिक लाइन एक्सेस की जाती है, पिक लाइन यूज की जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है जैसे लेस देन 2 वीक्स। यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है वो लेस देन 900 मिली ऑस्मोल से कम होती है। ठीक है, और मोस्टली पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होता है वो फैट बेस होता है, इसलिए इसका ऑस्मोलैरिटी कम होता है और इसका डेक्सट्रोज कंटेंट लेस देन 10% होता है।
ठीक है। अगर ये ज़्यादा होगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी और ये पेरिफेरल एक्सेस के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, इसलिए ये मोस्टली फैट बेस्ड होता है और कार्बोहाइड्रेट लेस देन 10% ही होता है। अब यहाँ पे पेरिफेरल लाइन में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, एक्स्ट्रावेजेशन हो सकता है। ठीक है। अब इसके कंपेरिजन में हम देखते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कंप्लीट न्यूट्रिशन सपोर्ट होता है पेशेंट को। जहाँ पेशेंट का खुद का कोई इंटेक्ट नहीं है तब हम एक्सटर्नली कंप्लीट न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं पेशेंट को। यहाँ पे सेंट्रल वेन यूज की जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, सब क्लेवियन वेन, इंटरनल जुगुलार वेन, पिक लाइन, ये सब यूज की जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है मोर देन 2 वीक्स। ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे इसकी 900 to 1600 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले डीपीएन बैग दिखाया था, उस डीपीएन बैग के अंदर ऑस्मोलैरिटी 1800 थी। ठीक है। तो वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग था। इसका कॉम्प्लिकेशन सेप्सिस हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, रीफीडिंग सिंड्रोम हो सकता है। आगे हम बात करेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन को हम 3 चीजों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। पहला कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है सेप्सिस या क्लैप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट स्टाइल प्रोटोकॉल यूज करना है। सेकंड आ जाता है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म का ध्यान रखना है जब भी हम सेंट्रल लाइन को एक्सेस करते हैं। ठीक है। थर्ड आ जाता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस ना हो उसके लिए कंटिन्यूसली लाइन को जो है फ्लश करते रहना है एज पर प्रोटोकॉल। फोर्थ आता है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स तब होता है जब सेंट्रल लाइन कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन से बचने के लिए ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दी जाती है पेशेंट को। ये एयर एम्बोलिज्म में भी सपोर्ट करती है। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है फ्लेबाइटिस या वेन इरिटेशन। फ्लेबाइटिस या वेन इरिटेशन। तो ये 5 कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैथेटर रिलेटेड, सेप्सिस, क्लैप्सी, एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस, न्यूमोथोरेक्स, फ्लेबाइटिस और वेन इरिटेशन। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, वो दूसरा कॉम्प्लिकेशन है मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है रीफीडिंग सिंड्रोम। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा रीफीडिंग सिंड्रोम होता क्या है। फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन है रीबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया। रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है? जब हम अब्रप्टली टीपीएन को स्टॉप करेंगे, तो इस कंडीशन में पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। थर्ड आ जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। डेक्सट्रोज कंटेंट की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। फोर्थ आता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। यहाँ पे सोडियम हाई हो जाता है, पोटेशियम लो हो जाता है, मैग्नीशियम लो हो जाता है। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, हमें पता है फैट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी टीपीएन स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम ब्लड का ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक करते हैं। बिफोर और आफ्टर 4 आवर टीपीएन के दोबारा हम ब्लड का ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक करते हैं ताकि फैट ओवरलोड सिंड्रोम को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है डिहाइड्रेशन और फ्लूइड ओवरलोड। और लास्ट में आता है मेटाबॉलिक बोन डिजीज। मेटाबॉलिक बोन डिजीज ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम अगर किसी को टीपीएन चल रहा है तो उस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस रहेंगे, क्योंकि बोन डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन आता है थर्ड, हिपैटिक या जीआई कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे कोलेस्टेसिस होने के चांसेस रहेंगे जहाँ बाइल फ्लो कम हो जाएगा। सेकंड कॉम्प्लिकेशन रहेगा फैटी लीवर, फैटी लीवर हो जाएगा। थर्ड आएगा जीआई म्यूकोजल एट्रोफी। जब जीआई ट्रैक्ट यूज नहीं होगा तो वहां पे एट्रोफी होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है। रीफीडिंग सिंड्रोम, लॉन्ग टाइम माल नरिश पेशेंट को सडनली हम हाई कैलोरी न्यूट्रिशन देते हैं तो उस वजह से इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड शिफ्ट होता है, उसे रीफीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं। लॉन्ग टाइम माल नरिश पेशेंट को सडनली हाई कैलोरी न्यूट्रिशन दिया जाएगा तो उस पेशेंट में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होगा, यही रीफीडिंग सिंड्रोम है। इस रीफीडिंग सिंड्रोम का हॉलमार्क साइन है हाइपोफॉस्फेटेमिया। एक पेशेंट है जो ऑलरेडी स्टार्वेशन की कंडीशन में है, उस पेशेंट की बॉडी सेल्फ प्रोटीन और फैट यूज करती है एनर्जी के लिए। उस कंडीशन में उस पेशेंट के अंदर इंसुलिन सीक्रेशंस कम हो जाता है। तब जब इसी पेशेंट को सडनली हम हाई कैलोरी न्यूट्रिशन देंगे, टीपीएन देंगे, तो टीपीएन के अंदर जो डेक्सट्रोज कंटेंट है वो हाई होता है, उस वजह से इंसुलिन सीक्रेशन अचानक से बढ़ जाएगा। इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ने की वजह से इंसुलिन ग्लूकोज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट तीनों को सेल्स के अंदर शिफ्ट कर देगा। ये शिफ्ट होने की वजह से ब्लड स्ट्रीम में फॉस्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम कम हो जाएगा और वाटर एंड सोडियम रिटेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है। हाइपोफॉस्फेटेमिया के अंदर वीकनेस होती है, पेशेंट को कंफ्यूजन होता है, सीजर्स आते हैं। हाइपोकैलेमिया होगा तो एरिथमिया, मसल वीकनेस आ जाएगी पेशेंट में। हाइपोमैग्नीशियमिया होगा तो ट्रेमर, टिटैनी, एरिथमिया हो जाएगा। ठीक है। और वाटर एंड सोडियम रिटेंशन होने की वजह से फ्लूइड ओवरलोड होगा और इट विल लीड्स टू
एडिमा एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर लॉन्ग टर्म केसेस के अंदर। ठीक है, तो हमने देखा कि एक पेशेंट है जो ऑलरेडी स्टार्वेशन की कंडीशन में है, जब उस पेशेंट को टीपीएन दिया जाता है तो अचानक से इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ जाता है। वो जो इंसुलिन जो होता है पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट तीनों को सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। वो ट्रांसफर होने की वजह से पेशेंट के अंदर हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैलेमिया डेवलप हो जाता है और इट विल इवेंचुअली लीड्स टू अदर सिम्टम्स। और इसके अलावा वाटर एंड सोडियम रिटेंशन होता है जिसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड होता है और एडिमा एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये था रिफीडिंग सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट क्या होगा रिफीडिंग सिंड्रोम का। हमें हाई रिस्क पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। हाई रिस्क क्या है? कोई भी पेशेंट जो स्टार्वेशन की कंडीशन में है या जिसका बीएमआई वेरी लो है, माल नरिश्ड है, ठीक है, उस पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, वो हाई रिस्क पेशेंट है। उनका न्यूट्रिशन हमें स्लोली स्टार्ट करना है। इस कंडीशन में जितना पेशेंट को कैलोरी रिक्वायर्ड है उस कैलोरी रिक्वायरमेंट का 50% ही हमें पेशेंट को न्यूट्रिशन देना है। ठीक है, और इस न्यूट्रिशन को हमें ग्रेजुअली ओवर टू 4 to 7 डेज इंक्रीज करना है ताकि रिफीडिंग सिंड्रोम ना हो। थर्ड कंडीशन आती है इलेक्ट्रोलाइट कंटिन्यूसली मॉनिटर करने हैं और उन्हें कनेक्ट करना है। फोर्थ विटामिन सप्लीमेंटेशन देना है क्योंकि रिफीडिंग सिंड्रोम के अंदर थायमिन डेफिशिएंसी भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूइड मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी टीपीएन बैग जब आप पेशेंट को दे रहे हैं, टीपीएन बैग को स्टार्ट करने से पहले तो चेक करना है कि वो वहाँ पे फ्लोथ एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा है, इमल्शन सेपरेशन तो नहीं हो रहा है या फिर फैट ग्लोब्यूल्स तो नहीं है। अगर ये कंडीशन आती है तो कंसीडर कीजिए वो बैग इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर दो तरह का फिल्टर यूज किए जा सकते हैं। एक तो होता है 1.2 माइक्रोन का और एक 0.22 माइक्रोन का। 1.2 माइक्रोन फिल्टर फैट इमल्शन के लिए यूज किया जाता है मोस्टली, या फिर हम ओवरऑल टीपीएन कंटेंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फैट इमल्शन पार्टिकल लार्ज होते हैं तो वो 0.22 माइक्रोन फिल्टर से क्रॉस नहीं हो सकते। जबकि अगर किसी पेशेंट को सिर्फ अमाइनो एसिड या डेक्सट्रोज देना है तो उस कंडीशन में 0.22 माइक्रोन फिल्टर का आईवी सेट भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि कभी भी टीपीएन बैग है उसको हमें अब्रप्टली स्टॉप नहीं करना है, ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टॉप करना है। इसका रीजन ये है कि पेशेंट को रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहेंगे, तो अब्रप्टली स्टॉप नहीं करना है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि टीपीएन बैग खत्म हो गया है और नेक्स्ट टीपीएन बैग अवेलेबल नहीं है। उस कंडीशन के अंदर में हम डेक्सट्रोज 5% या डेक्सट्रोज 10% स्टार्ट कर सकते हैं ताकि पेशेंट को रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। ठीक है, फिर आता है टीपीएन बैग को हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं लेकिन हमें उसे फ्रीज नहीं करना है, ना ही उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर लेके आना है। जब भी पेशेंट के लिए हमें बैग को यूज करना है तो यूज करने से 30 मिनट बिफोर तक हम उसे रेफ्रिजरेट करेंगे। देन नेक्स्ट 24 आवर तक हम उस बैग को यूज कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर 24 आवर क्रॉस हो चुके हैं तब हम उस बैग को दोबारा यूज नहीं करेंगे, उस बैग को डिस्कार्ड कर देंगे और नया बैग यूज करेंगे। बिकॉज आफ्टर 24 आवर टीपीएन एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं आफ्टर 24 आवर, इसलिए 24 आवर के बाद में हमें उसे डिस्कार्ड करना होता है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि किसी पेशेंट को अगर प्रिस्क्राइब है 24 आवर के अंदर हमें 100 ml पर आवर किसी पेशेंट को टीपीएन देना है। ठीक है, और बाय मिस्टेक कुछ घंटों के लिए उसका रेट 100 ml मेंटेन नहीं कर पाए, 50 ही मेंटेन कर पाए या 60 मेंटेन कर पाए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड बच गया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टीपीएन बच गया। तो हमें ये एक्स्ट्रा टीपीएन देना नहीं है पेशेंट को कि मान लीजिए 100 ml है तो हम नेक्स्ट आवर के लिए 140 दे देते हैं, 130 दे देते हैं। कैचअप नहीं करना है। अगर आप कैचअप करेंगे तो उस कंडीशन में पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया या फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस रहते हैं, तो इस चीज़ का क्लियरली ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक रिवीजन था टीपीएन क्या होता है, कब यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। टीपीएन के टाइप्स देखे गए, कॉम्प्लिकेशन हमने देखा, रीफीडिंग सिंड्रोम उसका मैनेजमेंट हमने देखा और कुछ पॉइंट्स जो हमें टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए हैं, आप जाइए उन्हें सॉल्व कीजिए और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग।